आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फिर आपके हाथ से एजुकेशन छिनेगी, फिर नौकरी छिन जाएगी। अब आप क्या कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ों का इलाज है। जैसे शुरू में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि अच्छा आपको अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है, हम एयरटेल देते हैं आपको, वोडाफोन देते हैं आपको। आहिस्ते आहिस्ते BSNL और MTNL BSNL को बर्बाद कर दिया गया। तो हमारे आपके हाथ में आने वाले दिनों में जो बच जाएगा वो बचेगा क्या? लंगर का खाना और धर्मशाले में सोना। जिस रामराज की बात की जा रही है वो रामराज यही है। तो किसानों ने अपनी खेती किसानी बचा ली है, कॉरपोरेट के जाने हाथ में अपने आप को नीलाम होने से बचा लिया है, लेकिन क्या हम और आप अपनी नौजवानी बचाने को तैयार हैं? तो अगर शोषण के खिलाफ कोई मोर्चा बनाना है तो उसमें कौन लोग होंगे? जाहिर सी बात है, इसमें वो लोग होंगे जिनको सताया गया है, जिन पर जुल्म किया गया है। वो चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो। और जब मैं सोचता हूँ कि अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो बची हुई आबादी भारत की 5% भी नहीं बचेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश के सिर्फ 5% लोगों ने इस देश के 95% लोगों पर राज किया है शोषण के दम पर। तो क्या इसको बर्दाश्त करते रहे, जो कि आज के समय में हम देख रहे हैं? ये बहुत तकलीफ की बात है कि सारे आंदोलन फेसबुक पर सिमट आए हैं, ट्विटर पर सिमट आए हैं, बाकी सोशल मीडिया पर सिमट आए हैं। बाहर निकलने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत खुशी की बात है कि इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, सोचने और कहने की बात यह है कि अब भारत में आपके लिए पढ़ाई लिखाई नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, आपकी कमाई के आधार पर उसको कोई उम्दा, कोई आला शिक्षा मिल जाएगी, कोई डिग्री मिल जाएगी, उस डिग्री के आधार पर कोई नौकरी मिल जाएगी, फिर उस नौकरी के आधार पर कोई तरक्की मिल जाएगी, तो ये होने वाला नहीं है। ये कान खोल कर सुन लीजिए कि हम सब लोग वो हक अपने हाथों से गंवा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक कहावत है ना कि बनाई हुई रोटी जो है वो बहुत दिनों तक खाई नहीं जा सकती। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए रोटियां पका दी थी, हमने खाया बैठकर 70 साल तक। हमारे पिछले नेताओं ने हमारे लिए रोटियां पका दी थी, हम खाते रहे, मौज करते रहे और हम सोचते रहे कि ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम नहीं जानते कि जिन लोगों से छीन कर हमको वो हक दिया गया था, उस हक को बनाए रखने के लिए भी लड़ने की ज़रूरत थी। तो आज हम सब मौज में हैं। थोड़ी बहुत अगर यहाँ कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, तो लग रहा होगा कि ये भी चलता रहेगा। आप जाकर यहाँ के कॉलेजेस में पता कीजिएगा, सेल्फ फिनांस्ड कोर्सेज चलाने का कितना दबाव है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव यहाँ बैठे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी पर, JNU जैसी यूनिवर्सिटी पर दबाव है कि आप सेल्फ फिनांस्ड कोर्सेज चलाइए। आप ऐसे कोर्सेज चलाइए जहाँ से पैसा, जिस कोर्स के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। आपने कभी सुना कि सरकार ने कभी किसी IIT के बारे में कहा होगा कि यहाँ आतंकवादी पलते हैं? आपने कभी सुना कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने की बात हुई हो? आपने कभी सुना कि किसी मेडिकल कॉलेज पर कोई सवाल उठाया गया हो? नहीं, ये सवाल उठाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, यह सवाल उठाया जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर, यह सवाल उठाया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर। क्यों? क्योंकि वहाँ सोशल साइंसेज की पढ़ाई होती है। अगर आपको सोच समझ बनानी है तो आपको सोशल साइंसेज। सरकारों को डर इंजीनियरों से नहीं लगता साहब, सरकारों को डर डॉक्टरों से नहीं लगता, सरकारों को डर वकीलों से भी नहीं लगता। सरकारों को डर लगता है सोशल साइंस पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों से, क्योंकि वो समाज के बारे में समझ बनाते हैं, वो समझ का प्रसार करते हैं और उस समझ को बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। इसलिए बहुत साजिश के तहत
इस देश में तमाम यूनिवर्सिटियों को बंद किया जा रहा है, जहां 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में बच्चा जाता है, एडमिशन लेता है और डिग्री लेकर निकलता है और उसके बाद समाज के बीच जाता है। तो हमारे आपके हाथ में आने वाले दिनों में जो बच जाएगा वो बचेगा क्या? लंगर का खाना और धर्मशाले में सोना। जिस रामराज की बात की जा रही है वो रामराज यही है कि लंगर में खाना खाओ और जाकर धर्मशाले में सो जाओ। अब खाने की भी दिक्कत नहीं है, सोने की भी दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में आपको कुछ और तो चाहिए। तो सवाल है कि क्या हम और आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप लंगर का खाना खाकर धर्मशाले में फुटपाथ पर सोने के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं तैयार है तो फिर उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए जिसके तहत रिजर्वेशन छीना जा रहा है, जिसके तहत सस्ती शिक्षा छीनी जा रही है, जिसके तहत क्वालिटी एजुकेशन छीना जा रहा है और जिसके तहत प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा गुजरात में कारखाना लगा है खाद का। वो कारखाना क्या है कि यूरिया खाद जो है वो बोतल में आएगा, वो 4 बूंद पानी में मिलाइए और खेत में डाल दीजिए। वो कारखाना किसका है आपको पता है? एक बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने का, जो इस देश के सारे कॉरपोरेट्स पर भी कब्जा करना चाहता है। उनका नाम आप लोग जानते हैं बहुत प्यार से। तो लेकिन आप नहीं पूछ सकते कि साहब 50 किलो की यूरिया की बोरी पहले 45 किलो फिर 40 किलो की क्यों कर दी, फिर उसमें भी काला बाजारी क्यों कर दी। उत्तर प्रदेश में किसान खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा खड़ा मर गया। तो अब आप क्या कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ों का इलाज है। जैसे शुरू में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि अच्छा आपको अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है, हम एयरटेल देते हैं आपको, वोडाफोन देते हैं आपको। आहिस्ते आहिस्ते BSNL और MTNL BSNL को बर्बाद कर दिया गया। आप जाकर देखिए दिल्ली में BSNL की जो ज़मीन दी गई टाटा को, वो लगभग 300 करोड़ में पूरी ज़मीन और पूरी बिल्डिंग दे दी गई थी। आज केवल उस ज़मीन की लागत 1000 करोड़ है। तो ये किसी कंपनी का बिकना नहीं है साहब, ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बिकना नहीं है, ये नौकरी के चांसेस का बिकना नहीं है, ये हमारे और आपसे दिमाग का बिक जाना है। आपकी सोच और समझदारी पर अख्तियार का मामला है और सरकारें बहुत होशियारी और मक्कारी के साथ इसको आगे बढ़ा रही हैं। आज क्या आप सोचिए कि आज आप जो पैसा रखते हो बैंक में उस पर कितना इंटरेस्ट रेट आता है? 2%, 2.5%। आप पता करिए आज से 10 साल 20 साल पहले फिक्स डिपॉजिट पर 8% और 10% का रेट आता था। तो क्यों इसको कम किया गया? सरकार ने डिमोरलाइज किया छोटी बचत योजनाओं को। उन्होंने कहा बैंक में पैसा रखने की क्या ज़रूरत है, शेयर बाज़ार में लगाओ, शेयर बाज़ार का रिटर्न देखो। लेकिन शेयर बाज़ार में हर कोई पैसा नहीं लगा सकता और शेयर बाज़ार जब डूबता है तो देश डूब जाता है। हमने देखा है मंदी के दौर में, पूरी दुनिया जब मंदी के दौर में बर्बाद हो गई तो भारत सिर्फ इसलिए बचा रह गया कि यहाँ छोटी बचत करने वाले लोग थे। आज उस छोटी बचत को डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो इसलिए हम जब यहाँ जमा हुए हैं, हम इकट्ठे हुए हैं, इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी तपिश, इतनी उमस में हम बैठकर एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो हम ये समझ बनाएं कि हम इन चीज़ों के खिलाफ न केवल सोचेंगे बल्कि उसको मांगेंगे भी। और आप ये तय मानिए कि अब वो ज़माना गया जब हमारे आपके मांगने से चीज़ें मिल जाया करती थी, सड़क पर उतरने से चीज़ें मिल जाया करती थी, मिलती हैं, लेकिन उसका लंबा संघर्ष होता है। आपने देखा किसान आंदोलन इतना बड़ा तक हुआ, मेरी याद में कोई आंदोलन इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो एक निर्णायक आंदोलन था। किसान अड़ गए, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, लेकिन वो उठे नहीं क्योंकि वो जानते थे वो क्या मांग रहे हैं। तो किसानों ने अपनी खेती किसानी बचा ली है, कॉरपोरेट के जाने हाथ में अपने आप को नीलाम होने से बचा लिया है। लेकिन क्या हम और आप अपनी नौजवानी बचाने को तैयार हैं? क्या आने वाली नस्लों का भविष्य बचाने को तैयार हैं? क्या हम अपने सपने बचाने को तैयार हैं? क्या हम अपनी समझ बचाने को तैयार हैं? और अगर नहीं तैयार हैं तो फिर हम एक दूसरे को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसे जमावड़े होते रहें, इस तरीके की बातें होती रहें, लोग एक दूसरे को सुनते रहें। एक दूसरे को सुनने और बोलते रहने से भी चीज़ें बदलती हैं। सरकार पर यह दबाव लगातार बनाया जाना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में प्राइवेटाइजेशन नहीं थोप सकते, आप नौकरियां नहीं ख़त्म कर सकते। देखिए कि क्या आप क्रोनोलॉजी को समझिए
कि पहले वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फिर आपके हाथ से एजुकेशन छिनेगी, फिर नौकरी छिन जाएगी। कहीं प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन तो है नहीं, तो आपको क्या मिलने वाला है? और ये केवल दलितों, पिछड़ों, बहुजनों की बात नहीं है। अगर नौकरी खत्म हो रही है तो वो तो सवर्णों की भी हो रही है। और रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को नहीं मिला है, रिजर्वेशन मिला है सवर्णों को। 50% सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। इस देश के 80% आबादी को अगर 50% सीटें देकर कोई व्यवस्था चलती रहती है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी व्यवस्था कोई हो नहीं सकती, शांतिपूर्ण तरीके से अगर चल रही है। तो हम और आप, हमारी और आपकी सोच, हमारी आपकी पढ़ाई, हमारा आपका भविष्य सब खतरे में है। ज़रूरत है एक गोलबंदी की, ज़रूरत है एक निर्णायक चोट की, ज़रूरत है सरकार पर दबाव बनाने की और अपनी बात मनवाने की। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम और आप ठान लें कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। जय भीम, जय संविधान।